अनिकेत, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हम आगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में कवर कर लिया है। अब पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर्स। तो सेकेंड पैरामीटर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, पैरामीटर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर्स है। और ये जो पैरामीटर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए डिस्कस करने वाला हूँ, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। और पर्टिकुलरली मैं स्टेप रेस्पॉन्स के लिए पैरामीटर डिस्कस करूँगा, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए। तो आप लोग ध्यान दें कि जिस रेस्पॉन्स के लिए पूछा गया हो उसी रेस्पॉन्स के लिए पैरामीटर्स निकाल के दें। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग कि स्टेप रेस्पॉन्स के लिए पैरामीटर कौन कौन से होंगे अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए। हम लोगों को पता है कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा जो होता है वो 0 से 1, 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में होता है। स्टेप रेस्पॉन्स मतलब इनपुट जो होता है वो स्टेप होता है, मतलब इट मीन्स यूनिट स्टेप हो सकता है, स्टेप मैग्नीट्यूड वाला स्टेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पहला जो पैरामीटर है सिस्टम का, वो है अपने पास पीक टाइम। पीक टाइम को अपन टी सबस्क्रिप्ट पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम की यदि बात की जाए तो वो होता है अपने पास कि सिस्टम उसकी पीक वैल्यू को कब ले रहा है, वो टाइम जब सिस्टम उसकी पीक वैल्यू को कब ले रहा है, ये टाइम नाम से ही पता लग रहा है कि पीक टाइम। बट इसके लिए डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं the time at which system response slope, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप इज 0। वो टाइम जिस पर सिस्टम के रेस्पॉन्स का स्लोप 0 हो जाए, इट मीन्स डी वाई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी, जो इसको स्लोप लिखते हैं, वो 0 हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम टी से। यहाँ पर टाइम आएगा टी, उसको अपन पीक टाइम कहेंगे। और या फिर एक डेफिनेशन और, इट इज अ टाइम एट विच सिस्टम रेस्पॉन्स रीच इट्स, दो टर्म आएगी यहाँ पर, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। वो टाइम जिस पर सिस्टम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रीच कर ले, उस टाइम को भी अपन पीक टाइम कहेंगे। ये मैं बताऊंगा आपको पीक टाइम कैसे कहेंगे। पीक ओवरशूट, पीक अंडरशूट की बात करेंगे। यदि सिस्टम मैक्सिमम दे रहा है तो यहाँ ओवरशूट होगा और वो पीक होगा, और यदि मिनिमम दे रहा है तो अंडरशूट होगा। और पीक अंडरशूट नहीं होता है, अंडरशूट होता है पीक, तो ये अंडरशूट होगा और यहाँ पीक ओवरशूट होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्लोप जो होता है सिस्टम का, एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि सिस्टम के स्लोप के बारे में बात की जाए तो आप लोगों को इधर साइड में बताता हूँ मैं कि कोई भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी इक्वेशन y ऑफ टी यदि आपको दी हुई है, एटलीस्ट टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 यदि दिया हुआ है और आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, इट मीन्स आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, तो आप लोग इसका स्लोप कैलकुलेट जो करोगे वो करोगे आप लोग dy ऑफ टी डिवाइडेड बाई dt लिखते हो आप, और dy ऑफ टी डिवाइडेड बाई dt लिखते हो तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2t प्लस 2 आ गया। और इस dy ऑफ टी डिवाइडेड बाई dt को यदि आप dy of t divided by dt को if you put equal to 0 then you find out the slope 0, and यहाँ से एक t की वैल्यू आएगी, यहाँ से t की वैल्यू आप फाइंड करोगे और उस पर्टिकुलर t की वैल्यू पर ये सिस्टम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर 11th-12th में आप बहुत पढ़ते हो, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आती है आपके उसमें भी पढ़ते हो। हम भी डिस्कस करेंगे आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कि ये मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आती है उस टी पर ये सिस्टम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। इतनी चीज आपको पता होगी आई होप। तो
वही करने वाले हैं हम सिस्टम के स्टेप रेस्पॉन्स में हम का स्लोप जीरो करके टी फाइंड आउट करने वाले हैं और उस टी को हम लोग पीक वैल्यू कहने वाले हैं इसकी। तो यही करना है बेसिकली और कुछ नहीं हमें पीक टाइम निकालने के लिए। तो हमें पता है, आप लोगों को पता है कि अपने पास जो सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स सी ऑफ टी जो गिवन होता है वो है अपने पास 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, सॉरी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइनसोइडल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है ये प्लस थीटा और यू ऑफ टी बाहर आ। ये जो सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है अंडर डैम सिस्टम के लिए। अब इस रेस्पॉन्स का मुझे स्लोप निकालना है, डी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी निकालना है, डी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी निकालना है। तो मैं इस सिस्टम के डी सी ऑफ डी टी निकालने वाला हूँ, इसके साथ ये एक टर्म कंसिडर करने वाला हूँ मैं इस चीज को, और फिर इसका स्लोप निकालने वाला हूँ। तो हम लोग इसका स्लोप निकाल रहे हैं, डी सी ऑफ डी टी कैलकुलेट करने वाले हैं। डी सी ऑफ डी टी कैलकुलेट यदि मैंने करेंगे तो हम लोगों को एक चीज अपने पास आएगी डी सी ऑफ डी टी में, वो आएगी अपने पास कि इस पर्टिकुलर यू ऑफ टी के लिए मैं यदि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मिनट में डी सी ऑफ टी को एक टर्म के टर्म में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपसे, ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, और यहाँ आएगा यू ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म आएगी। अब मैं डी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी कैलकुलेट करने वाला हूँ। यू ऑफ टी का डिफरेंशिएशन डेल ऑफ टी होता है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, क्योंकि मेरे पास जो पीक टाइम आएगा टी पी जो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि सिस्टम का रेस्पॉन्स ही 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पीक वैल्यू तो कुछ ना कुछ टाइम बाद ही लेगा वो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा टी पीक टाइम। और अब मैं इस टर्म को एक कंसिडर करने वाला हूँ, वो टी को अलग कंसिडर करने वाला हूँ। तो आप बाई फ्रैक्शन बाई पार्ट्स करेंगे, इसको फर्स्ट मानूंगा मैं, इसको सेकेंड मानने वाला हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को छोड़ा मैंने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ऑफ टी ऑफ सेकेंड कर रहा हूँ, और इस माइनस को बाहर रख रहा हूँ, और अपने पास प्लस सेकेंड को छोड़ रहा हूँ, डी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी करने वाला हूँ। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पर मैंने जो सेकेंड माना है इसका डिफ्रेंशिएशन जो आएगा डी ऑफ डी टी यू ऑफ टी जो आएगा वो एक डेल्टा फंक्शन आएगा, और डेल ऑफ टी आएगा, और डेल ऑफ टी ये टी ग्रेटर देन 0, टी ग्रेटर देन 0 ये 0 होता है। डेल ऑफ टी टी ग्रेटर देन 0 पर 0 होता है, इसलिए मैं इस टर्म को भी इग्नोर करने वाला हूँ, यहाँ पर इस टर्म को भी इग्नोर करने वाला हूँ। समझ आ गया होगा आपको आई होप कि मैं यहाँ पर डेल ऑफ टी लेने वाला हूँ, डेल ऑफ टी की टर्म को मैं 0 करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टी ग्रेटर देन 0 पर 0 होता है ये टर्म भी टी ग्रेटर देन 0 पर 0 होती है। इट मीन्स मैं इन दोनों टर्म को यहाँ से हटाने वाला हूँ, इन दोनों टर्म को मैं छोड़ने वाला हूँ। तो मेरे पास डी सी ऑफ डी टी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है केवल, वो आने वाली है सेकेंड। इट मीन्स यू ऑफ टी और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ऑफ डी टी ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ये वाली टर्म मेरे पास आने वाली है, और ये अपने पास अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में। तो इस टर्म के साथ एक्चुअली ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड होगा, तो ये माइनस भी इसके साथ आने वाला है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूँ इसका, तो डी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी, और यू टी टी ग्रेटर देन 0 पर 1 होता है। इट मीन्स मैं इसको भी 1 पुट करने वाला हूँ, इसको भी 1 पुट करने वाला हूँ। तो इसको 1 मैंने किया, तो अब डी सी ऑफ डी टी की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, उसको फ्रैक्शन बाय पार्ट्स करने वाला हूँ। फर्स्ट किसी को मान लो, सेकंड किसी को मान लो, मैंने इसको फर्स्ट माना है, इसको मैं सेकंड मानने वाला हूँ। तो मैं करने वाला हूँ इसको
इसको छोड़ा मैंने e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को छोड़ के अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को छोड़ा मैंने, और साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा का किया, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, तो कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा ये आया। और अब यहाँ ओमेगा डी टी अंदर है, तो इस ओमेगा डी का डिफ्रेंशिएशन कर, ओमेगा डी टी का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ओमेगा डी बच आएगा, उस ओमेगा डी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो ये टर्म आई अपने पास। उसके बाद इस माइनस को मैंने बाहर ही रखा है, और माइनस जो है, उसके बाद मैं सेकंड को छोड़ने वाला हूँ अपने साथ, तो सेकंड को मैंने छोड़ा, ओमेगा डी टी प्लस थीटा को मैंने छोड़ा, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाला हूँ, e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का डिफ्रेंशिएशन, e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसका e टू दी पावर माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर माइनस ए होता है। और अब इसकी बात करूँ मैं जीटा ओमेगा एन टी की, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो माइनस जीटा ओमेगा एन आने वाला है, क्योंकि इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, तो यहाँ पर माइनस इसके साथ अंदर आएगा, तो अब यहाँ पर एक्चुअली प्लस आता है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस आएगा और ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब डी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी में लिखने वाला हूँ अपनी टर्म में, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कॉमन लेने वाला हूँ, ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ ये वाली टर्म, आप लोग देखते जाएं बस। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा अपने पास, इस माइनस को बाहर ही रखता हूँ मैं, कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा प्लस अंदर बचने वाला है अपने पास ओमेगा डी, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीटा ओमेगा एन ये वाली टर्म बाहर चली गई, तो यहाँ बचेगा साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ये वाली टर्म यहाँ पर बचने वाली है, ये सारा यहाँ पर ये वाली टर्म यहाँ पर बचने वाली है। तो अब मैं इस टर्म को dc बाई डी टी को मुझे जीरो के इक्वल करना है, इट मीन्स dc बाई डी टी को मुझे जीरो करना है, क्योंकि मुझे पीक टाइम निकालना है, मैंने पहले ही बताया था टाइम निकालना है तो उसके स्लोप को जीरो करना पड़ेगा, तो मैं इसके स्लोप को जीरो करने वाला हूँ, आपके पास स्लोप को जीरो करने वाला हूँ। इसके स्लोप को यदि मैं ज़ीरो करूँ, डी ऑफ डी टी को ज़ीरो करूँ, तो ये टर्म नीचे जाएगी जीरो से, तो ज़ीरो हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो ओमेगा डी कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ये आ गया। अब ओमेगा डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर से रिप्लेस किया, ओमेगा एन से कैंसिल आउट हो गया ओमेगा एन आपके पास, तो यहाँ बचा जीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस जीटा, और हम लोगों को पता है कि अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, यह है। इस टर्म को मैंने आपको बताया है कि थीटा जो होता है यहाँ पर वो होता है कोस इनवर्स जीटा, और मैंने माना था कि कोस थीटा इज इक्वल टू जीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा होता है। ये चीज़ आपको पता होगी आई होप। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ कि मैं इस टर्म को टेन थीटा लिखने वाला हूँ, ये मुझे पता है, मैं यहाँ से इस टर्म को रिप्लेस कर रहा हूँ। आप लोगों को ये टर्म समझ आ गई, साइन बाई कोस टेन होता है, तो मैं टेन निकाल लिया सीधा वहाँ से। अब मैं इस टर्म को भी टेन थीटा में पुट करने वाला हूँ, टेन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, और ये टेन थीटा इस टेन थीटा के बराबर कब होगा, ये टेन थीटा इस टेन थीटा के बराबर कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू यदि एन पाई हो जाए, यदि इसकी वैल्यू, यदि इस टर्म की वैल्यू आपको पता होगा आई होप, टेन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको कि इस टर्म को मुझे एन पाई के बराबर करना पड़ेगा, तो मैं इस टर्म को एन पाई के बराबर करने वाला हूँ, तो एन पाई इज इक्वल टू ओमेगा डी
ऑफ टी होने वाला है। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास यहाँ इसको सोल्व करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास कि इसको सोल्व किया हमने। तो ये जो आएगा एन पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी ऑफ टी के बराबर है। तो अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ से टाइम एट एन पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, ये आया टाइम। और मैंने आपको कहा था कि द टाइम एट विच, इस टाइम पर ये सिस्टम डी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी ये जीरो हो रहा है, इस टाइम पर ये जीरो हो रहा है। तो इस टाइम पर सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होगा वो पीक वैल्यू देगा। पीक वैल्यू मैक्सिमम भी दे सकता है, मिनिमम भी दे सकता है। ये मैं अपने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ोगे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कोई भी दे सकता है, लेकिन हम इस टाइम को जो कहने वाले हैं वो कहने वाले हैं पीक टाइम। तो टी पी जो आया अपने पास ओमेगा टी एन पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी आया है। और इसके अंदर आपसे मैं बात करूं तो एन पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी जो आया है, इसके अंदर यदि आप n बराबर 1 3 5 ओड नंबर्स पुट करने वाले हो, ओड यदि पुट करने वाले हो तो ये पीक ओवरशूट देने वाला है, पीक ओवरशूट देगा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, मैक्सिमम देने वाला है। और यदि n बराबर 2 4 6 इवन पुट करने वाले हो तो ये मिनिमम वैल्यू देगा सिस्टम की। यदि आप वो टाइम देगा जिस पर ये मिनिमम वैल्यू देने वाला है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो पहला जो पीक टाइम होगा टीपी जो होगा सिस्टम का वो एन पाई बाई ओमेगा डी तो होगा, बट अपन इसको मैक्सिमम पीक वैल्यू कब देगा ये सिस्टम की, मैक्सिमम पीक वैल्यू कब देगा ये सिस्टम की, मैक्सिमम पीक वैल्यू कब देगा इस स्टेप रेस्पॉन्स के लिए बात की जाए तो एट एन बराबर 1 पर देगा, क्योंकि ओवर मैक्सिमम वैल्यू टी पीक 1 जो होगा वो होगा पाई बाई ओमेगा डी। तो ये अपने पास मैक्सिमम पीक वैल्यू देने वाला है सिस्टम इस पाई बाई ओमेगा डी वैल्यू पर। तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार इसके फिगर में ड्रॉ करके कि कैसे ये सिस्टम पीक वैल्यू देने वाला है, कहाँ पर होगी, कैसी होगी वो पीक वैल्यू। मैंने आपको बताया था सिस्टम का रेस्पॉन्स ड्रॉ करके कि सिस्टम किस तरीके का रेस्पॉन्स देता है पर्टिकुलर स्टेप इनपुट के लिए। वो कुछ इस तरीके का था, आपके पास सिस्टम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑसिलेटिंग फंक्शन था। अब बात करें, ये है अपने पास सी ऑफ टी का ग्राफ और ये है टाइम एक्सिस। अब मैंने कहा था कि सिस्टम पीक वैल्यू स्लोप जीरो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ 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 हो रहा है। एक्चुअली यहाँ एन पुट करने का जो मकसद है टीपी के साथ जो एन पाई बाई ओमेगा डी पुट करने का जो मकसद था, एन पाई का जो आया है वो आया है इन सब के लिए कि पर्टिकुलर एन की वैल्यू के लिए ये अपने पास पीक देने वाला है। तो सिस्टम का जो मैक्सिमम पीक जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो TP1 जो होने वाला वो यहाँ पर होने वाला, उसके बाद जो पीक होगा वो मिनिमम TP2 होगा, ये जो होगा ये TP3 होगा। तो ये पीक वैल्यूज अपने पास आती जाएगी। हम इस चीज़ को अपन जो ऊपर जो है मैक्सिमम जो जाके मैक्सिमम जो हो रहा है उसको ओवरशूट कहने वाले हैं, और ये मिनिमम जो होने वाला है उसको अपन अंडरशूट कहने वाले हैं। तो ओवरशूट और अंडरशूट की बात करने वाले हैं हम लोग अब। तो ये जो टर्म होगी, ये जो होगा इसको अपन कहेंगे मैक्सिमा, या फर्स्ट मैक्सिमा भी कह सकते हो, फर्स्ट मैक्सिमा। और यहाँ जो होगा इसको अपन मिनिमा कहेंगे, या फर्स्ट मिनिमा भी कह सकते हो आप। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में फर्स्ट मिनिमा की पे टाइम, किस टाइम पर फर्स्ट मिनिमा होगा, तो आप किस टाइम पे फर्स्ट मिनिमा होगा। मैंने कहा था मिनिमम के लिए आपको अंडरशूट के लिए आपको n बराबर इवन नंबर पुट करना है, TP2 आएगा, और 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी निकालोगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा सिस्टम की, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू। सेकेंड मिनिमम वैल्यू के लिए आपको TP4 जो आएगा वो आएगा अपने पास 4 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी आएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, फर्स्ट मिनिमा के लिए TP1 जो आएगा अपने पास वो आएगा पाई बाई ओमेगा डी, बट सेकेंड मैक्सिमा के लिए सेकेंड मैक्सिमा जो आएगा, सेकेंड मैक्सिमा आप इसको कहने वाले हो, सेकेंड मैक्सिमा जो आएगा वो आएगा TP3 पर,
और ये आएगा 3π/ω_d। कंफ्यूज नहीं होना है, सेकेंड 3π/ω_d पर आएगा क्योंकि ओड नंबर पे मैक्सिमा देगा और इवन नंबर पे मिनिमा देने वाला है ये सिस्टम। ये थी अपने पास पीक टाइम की बात। पीक टाइम में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। पीक टाइम की बात करें तो हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की है पीक टाइम की। अब बात करने वाले हैं हम लोग ओवरशूट्स के बारे में। ओवरशूट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ओवरशूट्स क्या होते हैं। तो ओवरशूट का मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ आपको बता देने वाला हूँ मैं, ओवरशूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओवरशूट होता है अपने पास कि कोई भी सिस्टम का रेस्पॉन्स है, कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए ये कोई सिस्टम आपने बनाया और इसको अपन को स्टेडी स्टेट वैल्यूज की ये 1 है, और सिस्टम कितना, सिस्टम का आउटपुट उसके एक्चुअल आउटपुट से अपन को, जो अपने पास एक चीज है कि स्टेडी स्टेट आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट लिख देते हैं। स्टेडी स्टेट आउटपुट से सिस्टम का जो एक्चुअल आउटपुट जो है, वो एक्चुअल आउटपुट कितना वेरी हो रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट और स्टेडी स्टेट आउटपुट के बीच का जो अंतर है एट पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको अपन ओवरशूट कहने वाले हैं। कि पीक ओवरशूट जो होगा यदि सिस्टम मैक्सिमम वैल्यू पे है और उसका यदि कंपैरिजन हम स्टेडी स्टेट वैल्यू के साथ करने वाले हैं तो उसको अपन पीक ओवरशूट कहेंगे। इसमें फर्स्ट पीक ओवरशूट आएगा इस मैक्सिमम वैल्यू पे, सेकेंड पीक ओवरशूट आएगा इस पे, यहाँ पर अंडरशूट आने वाला है क्योंकि नीचे जा रहा है। सिस्टम की जो एक्चुअल वैल्यू है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू से कम है, तो हम लोग कहेंगे कि अंडरशूट है। तो ये थी अपने पास ओवरशूट की बात। अब ओवरशूट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीक ओवरशूट कब आएगा, टीपी क्या होगा जब पीक ओवरशूट आएगा, और टीपी की वैल्यू क्या होगी जब अंडरशूट आएगा। तो हम लोग बात करें सबसे पहले पीक ओवरशूट की बात करें। पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट की बात करें अपने पास, पीक ओवरशूट की बात करें तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एमपीओ से, क्योंकि एमपीओ पीक ओवरशूट, एमपीओ। तो ओवरशूट की बात करें तो हमने आपको बताया है डायग्राम बना के कि ये जो सिस्टम अपन देखने वाले हैं, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए देखने वाले हैं, तो ये सिस्टम कुछ ये इस तरीके से बिहेव करने वाला है। और यहाँ पर अपने पास सिस्टम पीक वैल्यू लेने वाला है, यहाँ पर TP1 होने वाला है, ये TP2 होने वाला है, या TP3 होने वाला है। तो इस जगह पर सिस्टम मैक्सिमम वैल्यू लेने वाला है, इस जगह पर सिस्टम मैक्सिमम वैल्यू लेने वाला है। तो ओवरशूट की बात करें तो जो पीक ओवरशूट आने वाला है, सबसे पहला जो MPO जो आने वाला है यहाँ पर, वो इस सिस्टम का किस टाइम पर आने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो यहाँ पर पीक ओवरशूट टाइम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पीक ओवरशूट को MPO कहते हैं, बट पीक ओवरशूट टाइम जो होता है, पीक ओवरशूट टाइम जो होता है, पीक ओवरशूट टाइम होता है, उसको TPO कहते हैं अपन, TPO। और पीक अंडरशूट टाइम जो होता है, पीक अंडरशूट टाइम जो होता है, अंडरशूट टाइम जो होता है उसको TPU कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, लिखा हुआ आता है। तो TPU की बात करूँ मैं तो यहाँ पर, यहाँ मैं नीचे लिखने वाला हूँ, TPU है और TPO1 है। ये एक्चुअली रेड ब्लैक पेन से लिखा हो, TPO1 है ये, TPO2 है ये, और TPO3 है ये। TPU1 है ये, बात करें यहाँ पर TPU2 होगा और यहाँ कहीं TPU3 होगा, ऐसे चलता जाएगा जब तक सेटल नहीं हो जाए सिस्टम। तो यहाँ पर इस टाइम पर ओवरशूट आएगा और इस वैल्यू को अपन ने ओवरशूट कहा है, इस वैल्यू को अंडरशूट करेंगे, इस वैल्यू को ओवरशूट कहा है। मैंने कहा है कि एक्चुअल आउटपुट से कितना वेरी कर रहा है, एग्जैक्ट आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट जो अपन को कितना आ रहा है वो कितना वेरी कर रहा है उस सिस्टम के स्टेडी स्टेट आउटपुट से, वही ओवरशूट होने वाला है। तो ये जो चीज़ होगी ये तो ओवरशूट होगी, ओवरशूट होगी, और इस टाइम पर होगी वो होगा पीक ओवरशूट। तो अपने पास एक चीज़ देख लेते हैं आप कि TPO जो आने वाला है वो आने वाला है nπ/ω_d, बट यहाँ पर n जो होने वाला है और TPU जो आने वाला है वो आने वाला है nπ/ω_d।
बट यहाँ एन जो होने वाला है, एन जो होने वाला है वो होने वाला है अपने पास ओड नंबर 135 ओड होने वाला है, और एन जो होने वाला है यहाँ पर ये 2 4 6 8 इवन होने वाला है। तो ये दो चीज होने वाली है अपने पास, ये ओड होने वाला है, ये इवन होने वाला है, टीपी और टीपीयू, ये दो चीजें होगी। अब अपन इसको, ये टीपीओ एंड टीपीयू की बात हो गई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम के, अब हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम के कि पीक ओवरशूट टाइम अपन ने पढ़ लिया, पीक अंडरशूट टाइम अपन ने पढ़ लिया। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि टीपीओ और टीपीयू की बात करें तो इनमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो होते हैं ये पीरियोडिक नेचर के होते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी साइकिल के बाद, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी साइकिल के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। टीपीओ एंड टीपीयू जो होते हैं वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी साइकिल के बाद रिपीट करते हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और हम लोग अब बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हम इन इक्वेशंस को चेंज कर देते हैं। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसको लिखने वाला हूँ कि यदि टी पीक ओवरशूट यदि मैं लिखने वाला हूँ टीपीओ को इक्वल्स टू, मैंने बताया एन पाई बाई ओमेगा डी, बट मैं 2n माइनस 1 पाई बाई ओमेगा डी लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम आपको, इफ n बराबर 1 2 3 4 हो जाए। और यदि मैं टीपीयू की बात करूँ तो 2n पाई बाई ओमेगा डी लिख लूँ इफ यू हैव नॉट प्रॉब्लम। यहाँ पर इस तरीके से मैं इनकी वैल्यू को भी वेरी कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनमें आसानी रहती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है कि टीपीओ का क्या होगा, टीपीयू का क्या होगा, वो दिक्कत नहीं रहती है इसके साथ। तो ये बात हुई अपने पास पीक ओवरशूट पीक अंडरशूट के बारे में। और आप लोगों को ये भी बता दिया मैंने कि यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा होता है या फर्स्ट मिनिमा होता है, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा होता है, सेकंड मिनिमा होता है, लास्ट मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट होगा तो पीक, तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट किस टाइम पर होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट सिस्टम का। तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपन मैक्सिमम पीक ओवरशूट की। मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बारे में, ओवरशूट बता दिया मैंने आपको, मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग ये देखने वाले हैं सिस्टम कुछ इस तरीके का होगा अपना, सी ऑफ टी एंड टाइम टी, और ये जो रेस्पॉन्स बनने वाला है सिस्टम का कुछ इस तरीके का बनने वाला है, कुछ इस तरीके का बनने वाला है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन बनने वाला है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन बनने वाला है सिस्टम का रेस्पॉन्स। आप लोगों को आई होप पता होगा, ये चीज़ें सारी यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया हुआ है। तो ये आया ओवरशूट क्या होता है कि वो वैल्यू से कितना, एक्चुअल आउटपुट स्टेडी स्टेट वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, मतलब कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो होता है ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो होता है वो होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए तो वो होता है अपने पास, मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए, थ्योरेटिकल वे में मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि मैक्सिमम वैल्यू और उसके, आपको मैं बता देता हूँ कि जो डेविएशन होता है मैक्सिमम वैल्यू और उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू के बीच में, वो मैक्सिमम ओवरशूट होता है सिस्टम का। कि मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है कि उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू और उसके पीक वैल्यू के बीच में, उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू और उसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू के बीच में जो डेविएशन होता है वो होता है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और यदि आपको बात करें, पूछा जाए कि सेकंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट, थर्ड मैक्सिमम पीक ओवरशूट, तो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डेविएशन हो जाएगा, थर्ड मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डेविएशन हो जाएगा। ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती है, बट मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बारे में पूछा जाता है। लेकिन IIT का भरोसा नहीं है, कभी पूछ लेता, आप लोग ध्यान रखना कि मैक्सिमम पीक ओवरशूट यदि पूछा जाए तो पीक वैल्यू के साथ कंपेरिजन करके निकालना है। यदि सेकंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट पूछा जाए तो हमें सेकंड मैक्सिमम पीक वैल्यू के साथ कंपेयर करके निकालना है।
तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट ये चीज होती है आपके पास कि COT बात करें तो MPO जो होता है वो होता है CT इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू है और C टाइम T इज इक्वल टू TP पर कितनी वैल्यू है, ये होता है MPO। और यदि परसेंटेज पीक ओवर मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए, परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए तो ये होता है अपने पास, इसको अपन परसेंटेज MPO से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ये होता है अपने पास CT टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस CT इज इक्वल टू TP पर डिवाइडेड बाय CT इनफाइनाइट पर क्या वैल्यू ले रहा है, ये होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ का ध्यान रखें। परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए तो ये होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात की जाए तो ये होता है, अगर यहाँ पर आपसे मैक्सिमम पीक अंडरशूट की बात भी कर ले तो मैक्सिमम पीक अंडरशूट पे आप कुछ नहीं करोगे, इस वैल्यू को TP जो है वो TP1 नहीं लोगे, अंडरशूट वाला टाइम TP लोगे और यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी। तो इन चीज़ों की वैल्यू को मैं COT जो निकाला था उसमें पुट करके एक रिजल्ट आता है जो बेहतरीन रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट की बात करें तो MPO परसेंटेज जब अपने निकाला है वो आता है e⁻ π डिवाइडेड बाय अंडर 1 - जीटा स्क्वायर आता है। और ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट होता है तो इंटू 100% इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो वैल्यू आती है MPO जो होती है ये वैल्यू अपने पास आ जाती है e⁻ जीटा पाई अंडर 1 - जीटा स्क्वायर। और यदि आपको कभी पूछ ले कि सेकंड पीक अंडरशूट क्या होगा, सेकंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होगा, सेकंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होगा, तो आपको एक कॉमन फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं कि आप कैसे निकालोगे उसका। e⁻ n π जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर, ये कोई टर्म आती है उसके साथ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये टर्म आती है अपने पास इंटू 100%। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आपको ये निकालना है, सेकंड पीक अंडर ओवरशूट निकालना है। एक्चुअली क्या होता है, एग्जामिनर सारी चीज़ों को ओवरशूट ही कहता है, कभी भी अंडरशूट के वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है वो अंडरशूट क्या होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेकंड मैक्सिमम पीक अंडरशूट पूछे तो आपको यहाँ n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 पर अंडरशूट आने वाला है, क्योंकि रेस्पॉन्स जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पर 1 पर n बराबर 2 है, यहाँ पर 3 है, मीन्स पीक सेकंड पीक ओवरशूट जो आने वाला है वो यहाँ n बराबर 3 पर आने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें n बराबर 1 2 3 है, बट इस चीज़ में एक चीज़ लिख लो आपकी n बराबर 1 3 5 के लिए ओवरशूट वाली बात होगी और n बराबर 2 4 6 इवन के लिए अंडरशूट वाली बात होगी। लेकिन एग्जामिनर अंडरशूट मेंशन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि ओवरशूट निकालो और मिनिमम पीक ओवरशूट भी कह देता है, तो वो भी निकालना आपको आना चाहिए। तो ये थी ओवरशूट के बारे में बात, पीक ओवरशूट के बारे में बात, मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बारे में बात, किस तरीके से आप निकाल सकते हो MPO की वैल्यू को। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी सिस्टम का डिले टाइम क्या होता है। सेकंड जो पैरामीटर हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं डिले टाइम। ये मैंने पीक टाइम के अंदर आप सब चीज़ आपको पीक टाइम के अंदर बता दिया, ओवरशूट वगैरह। अब डिले टाइम की बात करें तो डिले टाइम के लिए हम लोग लिखने वाले हैं कि सिस्टम का डिले टाइम क्या होता है। पिछली बार भी बताया था सिस्टम का डिले टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय सिस्टम टू रीच इट्स 50% of steady state value।
और ये 50% का मतलब हो गया टू इट्स 0 to 50% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो 0 से 50% तक जाने के लिए किसी सिस्टम का, ये अपने पास सिस्टम का रेस्पॉन्स दिया हुआ था, ये टाइम टी हो गया, ये अपने पास सी ऑफ टी दिया हुआ है। तो इस सिस्टम के रेस्पॉन्स को 0 से 50% यहाँ कहीं ना कहीं होगा। तो इस टाइम को अपन डिले टाइम कहने वाला है, और यहाँ कहीं ना कहीं 50% होगा इस सिस्टम का। इट मीन्स यूनिट स्टेप इनपुट है तो इसकी वैल्यू 0.5 होने वाली। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 0.5 पर सिस्टम 50% इनपुट ले रहा है, 50% आउटपुट दे रहा है, तो उसके स्टेडी स्टेट वैल्यू का 50% आउटपुट 0 से 50% तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो डिले टाइम होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो टी डी इज इक्वल टू 1 + 0.7 जीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन आता है। ये डिले टाइम का फॉर्मूला होता है अपने पास किसी सिस्टम के लिए। स्टेप रेस्पॉन्स के लिए 1 + 0.7 जीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन होता है, ये डिले टाइम होता है सिस्टम के लिए। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो सीटी में इसकी वैल्यू पुट करके। सीटी के अंदर 50%, इट मीन सीटी की वैल्यू यदि सीटी की वैल्यू 0.5 के इक्वल हो जाए तो हम लोग टीडी निकाल सकते हैं वहां से। और ये टीडी आप निकाल भी सकते हो, आप निकाल के देखना, ये फॉर्मूला बन के आएगा। क्योंकि हम लोगों ने निकाल रखी है, बट टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेट करके देखें। और ये सारी चीज़ें बेसिक से सारे, इनको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग राइज टाइम की। थर्ड जो आएगा अपने पास वो आएगा राइज टाइम। राइज टाइम की बात करें, राइज टाइम टी आर की बात करें, राइज टाइम को टी सबस्क्रिप्ट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइज टाइम की बात करें तो राइज टाइम होता है अपने पास, दो चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पहला जो बात करने वाले हैं कि राइज टाइम फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए बात करेंगे, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम जो है उसके लिए राइज टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय सिस्टम टू रीच इट्स 100% value of its steady state value, to reach 100% of its steady state value। स्टेडी स्टेट वैल्यू का 100% तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो होता है अपने पास इसका राइज टाइम। अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए बात की मैंने, ये चीज़ ध्यान रखें कि इसको यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वही राइज टाइम होता है 100%। इट मीन्स 1 स्टेप इनपुट अप्लाई किया है, ये सी ऑफ टी है, ये टाइम टी है। तो टी आर जो होता है वो उसको 100% तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है वो होता है टी आर, राइज टाइम होता है सिस्टम का। अब हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको कि मैं दो केस है इसके अंदर, सेकंड केस की बात करें तो दी ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए बात करें, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए बात करें तो ओवरडैम्प्ड सिस्टम अपन को पता है डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने एक चीज़ लिखवाई थी आपको, ओवरडैम्प्ड सिस्टम पढ़ाया था तब कि ओवरडैम्प्ड सिस्टम का जो बिहेवियर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह होता है। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद ओवरडैम्प्ड सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह होता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आया था। कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन आई थी अपने पास ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए, आपको पता होगा। और ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह बिहेव करता है तो इसका जो राइज टाइम होता है वो भी हम कहते हैं कि टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रीच 10% to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, 10 to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, इट्स फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है इसका 10 to 90% तक। इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं 10% होगा तो यहाँ कोई T1 होगा, यहाँ 10% होगा और यहाँ कहीं ना कहीं 90% होगा, यहाँ T2 होगा। ये बात अपनी हो गई है। तो T2 - T1 जो होगा वो सिस्टम के लिए राइज टाइम होगा। ये बात अपन ने और डैम्प्ड सिस्टम के लिए भी कर ली है। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का राइज टाइम डिफाइन किया था तब बात की थी, लेकिन ये ओवरडैम्प्ड सिस्टम का जो बिहेवियर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी हमने ओवरडैम्प्ड सिस्टम की बात की है। तो इस सिस्टम के लिए अपन को अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए राइज टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं।
तो अंडर सिस्टम की बात हुई। राइज टाइम के लिए जो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है टी सबस्क्रिप्ट आर इज इक्वल टू पाई माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा डी। और यहाँ पर फाइव जो होता है वो होता है अपने पास टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा, या फाइव इज इक्वल टू कोस इनवर्स जीटा भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर थीटा ही है फाइव। तो फाइव कोस इनवर्स जीटा हो सकता है, टेन इनवर्स जीटा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर भी हो सकता है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, आप लोगों को ये पता होगा ये रेडियन में आता है, क्योंकि यहाँ पाई अपन रेडियन में लिया और टाइम के साथ रेडियन में कवर करने वाले हैं हम लोग ये सारी चीज़ें। अब हम लोग एक बार सारे जो अपन ने पैरामीटर्स निकाले हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ सिस्टम के रेस्पॉन्स के अंदर कि कैसे सिस्टम का रेस्पॉन्स उसके टाइम के साथ, सिस्टम का रेस्पॉन्स उसके पैरामीटर्स के साथ चेंजेस होने वाला है। तो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को रिमेम्बर कर लोगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि राइज टाइम क्या कहाँ होता है, पीक टाइम कहाँ होता है, वो कहाँ होता है। सब कुछ आपको इस डायग्राम के अंदर दिखा दूंगा मैं कि किस तरीके का सिस्टम बिहेव करता है, किस तरीके का फाइव वगैरह होता है सिस्टम का। तो ये जो था अपने पास ये आया है वन, ये आया अपने पास वन, और ये अपने पास पीक वैल्यू, ये पर्टिकुलर कहीं पीक वैल्यू होगी, यहाँ कहीं ना कहीं टीपी होगा, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ होगा। बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ टाइम टी होगा, यहाँ ऊपर सी टी होगा, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है। मैंने कहा था कि सिस्टम की वैल्यू को 50% तक पहुंचने वाला टाइम जो होता है वो डिले टाइम होता है। सिस्टम जब उसके 100% तक पहुंच जाता है वो राइज टाइम होता है, और सिस्टम उसकी पीक वैल्यू पर पहुंच जाता है वो पीक टाइम होता है। ये होता है अपने पास पीक टाइम 2, ठीक है, ये चीज़ होगी। ये ओवरशूट होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू टी पी आएगी। ये है अपने पास। अब सिस्टम का सेटलिंग टाइम होता है वो यहाँ कहीं ना कहीं सेटलिंग टाइम होगा, टी एस होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। तो इनमें कंपैरिजन की बात करूं तो इनके अंदर हम लोग देखें तो सबसे जो बड़ा होता है वो होता है सेटलिंग टाइम सिस्टम का, उसके बाद बात करें वो होता है पीक टाइम सिस्टम का, उसके बाद राइज टाइम, उसके बाद डिले टाइम टी डी। ये होता है अपने पास इनका ऑर्डर। तो कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछ लेता है कि इनका ऑर्डर किस तरीके का होता है, वो भी डिस्कस कर लिया मैंने आपसे। अब हम लोग एक चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि कभी कभी आपको कोई सिस्टम दे देता है और उसकी बैंडविड्थ यदि पूछ ले, कोई सिस्टम दे देता है और उसकी बैंडविड्थ यदि पूछ ले, तो मैं आपको कैलकुलेट करके तो नहीं बताने वाला हूँ, बट फॉर्मूला जो होता है बैंडविड्थ का, वो मैं बैंडविड्थ की बात की जाए तो वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू, बैंडविड्थ की बात की जाए तो मेगा एन अंडर रूट वन माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर प्लस अंदर फिर अंडर रूट वन माइनस ट्वाइस जीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर, वन माइनस ट्वाइस जीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म जो आएगी ये होती है अपने पास बैंडविड्थ सिस्टम के अंदर। और आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें कि बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। एक चीज़ और मुझे याद आ गई वो बता देता हूँ आपको, पीक ओवरशूट, परसेंटेज पीक ओवरशूट का हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100%। इस परसेंटेज पीक ओवरशूट का जीटा के साथ क्या रिलेशन है वो मैं बताने वाला हूँ कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जीटा के साथ। यहाँ जीटा होता है, यहाँ एमपी होगा, ये जीटा के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी कभी कभी ग्राफ आ जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जीटा के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं अब लेक्चर में वो होगी स्टेडी स्टेट एरर के बारे में।